तो हुसैन, आवाज आ रही है? आ रही है। ये देखो, ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और इसमें हमने एटम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की किस तरीके से, जो आज हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वो किन किन स्टेप से गुजर कर वो डेवलप हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर किन साइंटिस्ट ने वर्किंग की। उनमें सबसे ज्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रदरफोर्ड का था, डाल्टन का था और बोहर का था। इन तीनों ने जो है वो इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन दिया और काफी ज्यादा काम किया। इनकी थ्योरीज को जो कि इन्होंने टाइम टू टाइम दी, पहले रदरफोर्ड ने इस पर काम किया और फिर उसके बाद बाकी साइंटिस्ट ने जो काम किया उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा एक रिव्यू करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ पुरानी बातें जो पहले आप लोगों को शायद समझ ना हो, लेकिन आप लोगों ने रटे लगाए हुए हैं या याद किया हुआ है। पेट पे भी था, उससे पहले भी था, जो इलेक्ट्रॉन्स के एटम किस तरह का होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें आना चाहिए। नहीं आता तो फिर कोशिश करें कि आइंदा आ जाए। पहले तो ये बात करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, कोई बता सकता है होता है किस तरह का होता है, जो हमें आजकल पता है या हमें जो आज मालूम है। एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? गोल शेप का होता है, इस तरह का होता है? ये अच्छा, सही वाला गोल प्रॉपर गोल नहीं होता। ठीक है, वो स्फेरिकल सा होता है, या हम उसको गोल कह सकते हैं। इलिप्टिकल होता है, असल में एलिप्स की कलर शेप होती है। तो खैर, यहाँ पे आ जाते हैं एटम का स्ट्रक्चर में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँ तो इसके सेंटर में क्या चीज होती है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मैं फिर कहूंगा, मेरे अल्फाज को ना पकड़ा करें, मैं बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहा होता हूँ हर चीज के लिए। अभी मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यानी सब एटॉमिक, एटम से यकीनन छोटे हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? एक तो न्यूट्रॉन होता है, और दूसरा इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर इसके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आगे लेवल्स पे इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने पढ़ी केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ी तब भी पढ़ लेंगे, बायो पढ़ी तब भी पढ़ लेंगे। साइंसेज में कहीं ना कहीं इनको रिलेट कर दिया जाता है, क्योंकि हर साइंस जो है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिलते हैं कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, या यूज होते हैं। मैं बता रहा था कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? एक दफा सोचें, जो बोल रही है फिर बोल रही है, फिर ले तो ले बोल रहे हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, एन से नो। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके इर्द गिर्द खास किस्म के ऑर्बिट्स होते हैं, या रास्ते होते हैं, जिनके ऊपर कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज का कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मोर और लेस वो स्ट्रक्चर है जो हमें आज मालूम है, जिसको हम आज फॉलो करते हैं, या जिसको हम आज समझते हैं, ये एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट हो या ना हो वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बता दिया। और इसके अंदर जो मेन काम करने वाले साइंटिस्ट हैं उनको देखें। पहला जो इसके अंदर काम किया वो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ जाता है। रदरफोर्ड ने 1911 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, यानी एक या दो एक्सपेरिमेंट्स करके उसने थ्योरी नहीं दे दी, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स ताकि जो चीज वो देख रहा है उसको प्रॉपर स्टडी कर सके। और उसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने एक एटम का मॉडल दिया। ठीक है, उसने क्या मॉडल दिया ये आपको मैं ना, क्योंकि मेरे पास वो टाइम लिमिट है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देके फिर बाद में अलग से जो है वो डिटेल में भी बताता हूँ। तो रदरफोर्ड ने 1911 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में उसने एक कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। उन बेसिस पे उसने एटम का मॉडल दिया। उसने जो एटम का मॉडल हमें बताया ना, वो ऐसा ही था जैसा हमारा सोलर सिस्टम होता है।
या जिसको हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपके प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम का जिक्र हो रहा है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो प्लेनेटरी मॉडल था, यानी हमारे सोलर सिस्टम से मिलता जुलता था। और सोलर सिस्टम में आप लोगों को मालूम है कि सेंटर में क्या है, ज्यादातर मास है, जिसे हम सूरज कहते हैं, सन कहते हैं, वहां पर ज्यादातर मास है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे क्या घूम रहे होते हैं, प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। और इस तरीके का ही या इसी से मिलता जुलता उसके मुताबिक, रदरफोर्ड के मुताबिक मॉडल था किसका, एटम का। ठीक है। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो रदरफोर्ड ने भी ये कहा था कि एक एटम जो है उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कोई नहीं होता। ठीक है, एटम के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। ये बहुत पते की बात है, ये क्वेश्चंस भी आगे चैप्टर्स में आएंगे। क्यों नहीं होता, जल्दी से कोई बता सके। अभी तो हमने कहा था ना कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, वो भी तो एटम का हिस्सा है ना भाई, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो भी तो एटम का हिस्सा है। लेकिन एटम के ऊपर, पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता, चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि न्यूट्रॉन तो जितने भी हों उनके ऊपर चार्ज नहीं है। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब एक और पते की बात सुन लें, केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। किसी एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका नेगेटिव चार्ज था -7 था, तो उतने ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है प्रोटॉन में, +7 भी है। जिसकी वजह से -7 +7 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और उसके अपना कोई चार्ज नहीं रहता। इसलिए हम कहते हैं कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है। फिर उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि जो मास ऑफ एटम है ना, जो एटम का असल वजन है, वो सारा का सारा एक डेंस पॉजिटिव चार्ज रीजन में मौजूद होता है। उसने इस रीजन को नाम दे दिया था न्यूक्लियस का। और हमें पता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है और उसका वजन ज्यादा होता है बाकी एटम की निस्बत। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अपने अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द सर्कल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और सर्कल जो है वो ऑर्बिट्स कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं इसे छोड़ते, ऑर्बिट से अलग क्यों नहीं हो जाते, एक ही ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं, क्योंकि इसको घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन है, उसकी वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बनी होती है। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट लाइन वाला जो ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट की है, ये तो हो गया वो मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था, जिसको हम अभी आगे थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके कंक्लूजन्स हमने अभी बताए हैं। इनमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है, ये ओवरव्यू ही था, मसला था भी। तो जब डिटेल टॉपिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी आगे चलते हैं और बोहर के मॉडल की भी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका एक वो बात है, ओवरव्यू लेना है। तो वो ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू भाई ये है कि जो एटम है ना, इसका, एक सेकंड, ये ऊपर चला गया, मैं उसे निकाल के फिर आपको बता, ये रहा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि बोहर ने जो मॉडल दिया, इसमें क्या कहा था, इसने ये कहा था कि उसने ऑर्बिट्स को एक नया नाम दिया और उसने इसे क्या कह दिया, उसने इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि पहले जो था ना रदरफोर्ड, उसने सर्कुलर रास्तों का तो कहा था कि वो गोलाई में घूमते हैं, लेकिन उस पाथ का नहीं बताया था कि एक स्पेसिफिक पाथ होता है। यानी उसने ऑर्बिट्स का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, या एनर्जी लेवल का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने सिर्फ ये कहा था कि गोलाई में घूमते रहते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स की बात नहीं की थी। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात इसने क्या की, इसने कहा कि जो आप कह रहे हो ना रदरफोर्ड भाई, आप कह रहे हो उसे गोलाई में घूमते हैं, तो वो गोलाई में तो घूमते हैं, बात तो ठीक कर दी। लेकिन वो गोलाई के भी ना स्टेप्स हैं। जैसे अगर मैं गोल सीढ़ियां बना दूं, एक सीढ़ी का एक स्टेप है, दूसरा स्टेप दूसरा है, तीसरा तीसरा है, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। और वो स्टेप्स का जिक्र उसने रदरफोर्ड ने नहीं किया था, इसने किया है।
ठीक है, अब उसमें और इसकी बात में फर्क क्या है, इसको हम डिफेक्ट्स में देख लेते हैं। और फाइनली इसने क्या कहा था कि ये जो स्टेप्स है ना, इनको हम कहेंगे एनर्जी लेवल्स। क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल्स कहेंगे। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक है तो उसका एनर्जी लेवल और होगा, अगर कोई न्यूक्लियस से दूर है उसका एनर्जी लेवल और होगा। और अगर कोई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहता है, कि अगर फर्ज करें मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइंस बना लूँ को, फ्रंट लाइन में हमेशा जो 90% मार्क्स लेते हैं वो बैठेंगे और पीछे जो है वो 80 फिर 70। तो अगर कोई 70% से 90 पे आना चाहता है तो उसे अपनी परसेंटेज इंक्रीज करनी है, ऐसे ही है ना। तो जो चीज लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जानी है, उसने एनर्जी क्या करनी है, हासिल करनी है, गेन करनी है, ताकि वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाए। ठीक है, इसी तरह अगर कोई 90% से 60% पे जाना चाहता है किसी वजह से, तो उसे क्या करना पड़ेगा, नलायक होना पड़ेगा या मार्क्स लूज करने पड़ेंगे। तो इसी तरह जब आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। और वो एनर्जी लॉस है वो रेडिएशन की फॉर्म में या शॉ की फॉर्म में जो है वो आपको मुख्तलिफ जगहों पर नजर आती है। ठीक है। ठीक ठीक है, है। तो ठीक है। हम इन दोनों को कर लेते हैं, दोनों को नहीं, एक